लेसन नंबर 6 और मैं आप सबको यहाँ पर साइंस टेक कराने वाला हूँ। और स्पेशली इस पूरे क्रैश कोर्स में साइंस एंड टेक का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको धीरे धीरे काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा। एंड आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन विथ ऑल ऑफ यू गाइज इवन टिल लेसन नंबर 5। सो इन दिस लेसन नंबर 6 आपको काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। और जो रनिंग टॉपिक है दैट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी है। और काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। सो लॉट ऑफ द पीपल्स आर हियर गाइज, ऑल द वेरीफाइंग एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ जो अभी क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ करंट, हिस्ट्री, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हायर और सी सेट, ये सारे के सारे क्लासेस आपको मिल रहे हैं। ये सेशन जो है 14 फरवरी से स्टार्ट है और यहाँ हमारा पूरा टारगेट है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए एक क्रैश कोर्स दिया जाए। सो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं दोस्त। और ये हमारा लेसन 6 है स्पेशली साइंस एंड टेक का फॉर इन दिस क्रैश कोर्स। Before going to start this session, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Akrari. I've done my PhD at IIT Delhi and working as a director of Purvanchal IAS Gorakhpur for face-to-face classes. So मेरी जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ, वो है पूर्वांचल IAS गोरखपुर। मैं आपकी 2 क्लासेस लेता हूँ, 2 सब्जेक्ट आपको कराता हूँ इवन ऑन एन अकेडमी या हर जगह पर। दैट इज़ वन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट। पिछले 19 ईयर्स आई एम इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज टीचिंग एंड 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन। मेरी जो किताबें हैं दैट इज़ वन ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट इज़ वेरी पॉपुलर। और ये किताबें आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़नी होती हैं। इट्स अ टेलीग्राम चैनल जो मैं आप सबको बार बार कहता हूँ, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपकी क्लासेस लेता हूँ उसका पीडीएफ जो होता है वो आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और इवन अ पार्ट ऑफ दिस मतलब ये भी कह लो कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं ना उसके भी लिंक्स मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आपका अच्छा खासा एक आइडिया लग जाता है इस t.me/ravi_upsc_अन-अकेडमी। तो यहाँ पर रहो आप, एक सिंगल सोल्यूशन है आपके लिए, फाइन, मेरे से जुड़ने के लिए दैट इज़ द बेस्ट। अनअकेडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi_2010 है, जहाँ पर मेरी आपको प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। और प्लस के अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हैं जो मैं यहाँ पर फ्री में लेता हूँ, ओके, निःशुल्क होती हैं। ओके, सो ये आपका पूरा का पूरा एक आइडिया है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी फॉलो कर लीजिए unacademy.com/ravi_2010। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी, जब भी आप कोई भी कोर्स यूज़ करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% फीस में डिस्काउंट भी मिलता है। इट्स द बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया, दोज आर अवेलेबल ऑन द अनअकेडमी इन द लाइव सेशन। इन सबको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दे आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस और अच्छा खासा अनुभव है इन दिस सिविल सर्विसेज टीचिंग में। और मैं भी आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की क्लासेस कराता हूँ। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जहाँ 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर पे यहीं से आ जाते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको प्लस पे जोड़ना होगा। दिस इज़ अ ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। यहाँ पर आपको एक छूट दी जाती है फॉर 25 फरवरी तक अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। आइदर इट इज़ आइकॉनिक का प्लस कॉम्बो, डज नॉट मैटर। और यहाँ पर रवि यूपीएससी कोड पर यूज़ करने पे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको 10,000 और प्लस कॉम्बो पर 5,000 रुपीज़ की छूट मिल जाती है। बट रिमेंबर गाइज, यू मस्ट हैव टू यूज़ द कोड रवि यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम इज़ अ बिगर एंड बेटर एन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। और ये आपको अगला कॉम्बैट होने वाला है 27 फरवरी को, ठीक 11 बजे। और इसको आप जब भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो रवि यूपीएससी कोड मैंने आपको बता दिया, यूज़ करना ना भूलें। बहुत सारे यहाँ पे सरप्राइजिंग प्राइजेस हैं दोस्त। यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक रैंकिंग वाइज आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, सो इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, अ पार्ट ऑफ अदर रिवार्ड्स ऑल्सो। तो एक अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको इवेल्युएट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, दैट यू शुड गो। यूएलाइट प्रीलिम्स सीसैट टेस्ट सीरीज़ है जो एक न्यू प्रोडक्ट है, जहाँ पर 50% आपको ऑफ दिया जा रहा है अगर 28 फरवरी तक आप इस टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो। ओके, और 3000+ यूपीएससी एस्पिरेंट ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, फाइन। यहाँ पर आपको 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन आपको दिए जाते हैं जो आपको पूरा का पूरा जीएस और सीसैट की प्रिपरेशन कराता है। अब नंबर ऑफ टेस्ट अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर आपको कोई अलग से आपको एजुकेटर कोड करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड देयर। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 6 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेसन नंबर 6 पर जाने के पहले आई होप यू पीपल नो वेरी वेल, मैं आपसे बार बार कहता हूँ और हर बार बोलूँगा जितने भी लेसन्स आपके लेने वाला हूँ क्रैश कोर्स में, कि आपको साइंस एंड टेक में ओवरऑल 11 चैप्टर्स ही करने हैं। और करीब करीब जितने भी क्वेश्चन साइंस से आते हैं वो 90% क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं 11 चैप्टर से रहते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो लोग पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब हाँ, मेरी वजह से जो मेरी बुक है जो 5th एडिशन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय रवि अग्रहरी मैग्रा हिल पर आती है, काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5th एडिशन रवि अग्रहरी, डॉक्टर रवि अग्रहरी मैग्रा हिल पे बुक आती है। यहाँ पर ये आपको साइंस एंड टेक में ये 11 चैप्टर्स ही दिए गए और इनके हर चैप्टर्स के बाद में आपके यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं, जैसे आपको काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
These chapters are science and technology in India, energy, space technology, information communication technology, defense technology, intellectual property rights, AI, robotics and nanotechnology, particle physics, biotechnology, health and disease and miscellaneous. तो ये 11 चैप्टर हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यही आपको पढ़ना है। हमारा जो लेसन चल रहा है वो स्पेस टेक्नोलॉजी का चल रहा है, वहाँ पर हमने इंस्टीट्यूशंस, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स और सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लिया है। आज हम ब्रीफ में लॉन्च व्हीकल और जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आज हम आपको GPS भी करा दें। इट इज़ डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं, विल टॉक अबाउट द लॉन्च व्हीकल के बारे में। ध्यान रखिएगा। देखिए, लॉन्च व्हीकल होता क्या है। फाइन, मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में भी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, अब सैटेलाइट्स को समझना स्टूडेंट्स। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स आर द स्टूडेंट्स, सैटेलाइट आर द स्टूडेंट्स। और जो लॉन्च व्हीकल होता है वो क्या होता है? लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल एक तरह का टीचर्स होते हैं। आपके जो ट्यूटर होते हैं ना, जो ट्यूटर होते हैं आपके, वो सारे के सारे ट्यूटर्स अपने आप को समझो वो लॉन्च व्हीकल्स हैं। ओके, तो सैटेलाइट्स आप स्टूडेंट हो जाते हो और ट्यूटर्स आपके लॉन्च व्हीकल हो जाते हैं। भैया, आपका जो नैया वार होता है वो कौन लगाता है? आपकी लाइफ के जितने भी टीचर्स आपको मिले हैं वो आपके लिए एक लॉन्च व्हीकल की तरह काम करते हैं। असल में क्या है, हम लोगों ने पीछे सैटेलाइट्स के बारे में कॉन्सेप्ट देखा था, अब हमें थोड़ा सा लॉन्च व्हीकल के बारे में समझना होगा। लॉन्च व्हीकल में अगर हम बात करें तो लॉन्च व्हीकल आर दोस्त थ्रू दैट वी आर यूजिंग इट टू लॉन्च द सैटेलाइट्स। ओके, या सिर्फ सैटेलाइट्स की बात नहीं, इवन चाहे आप सैटेलाइट लॉन्च करो या आप शटल लॉन्च करो। ओके, सैटेलाइट और शटल को हम कमांडली क्या कहते हैं? इनको हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। यानी ये कह लो कि अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ को ले जाना है तो हमें लॉन्च व्हीकल चाहिए। किसी भी लॉन्च व्हीकल में अगर आप देखो तो 50% जो वेट होता है उस लॉन्च व्हीकल में, उसका अपना वेट होता है, उसकी अपनी चीज़ें होती हैं जिनसे वो चीज़ें मिलकर बना होता है। और वहीं जो अदर 50% लॉन्च व्हीकल में वेट होता है वो उसके प्रोपेलेंट का वेट होता है। ध्यान रखिएगा, उसके प्रोपेलेंट का वेट होता है। प्रोपेलेंट वही होता है जिसकी वजह से लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट्स को ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, मतलब ये कह लो उसका एनर्जी सोर्स होता है। ये क्या होता है? वो उसका एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी सोर्स मतलब जिसकी वजह से उसे एनर्जी मिलती है और वो ऊपर सैटेलाइट को लेकर जा रहा होता है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। लॉन्च व्हीकल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जनरेशन्स होते हैं। कौन कौन से जनरेशन होते हैं? तो मैंने आपको बोला किसी भी लॉन्च व्हीकल में 50% उसका अपना वेट होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, और 50% वेट जो होता है वो प्रोपेलेंट का वेट होता है। प्रोपेलेंट क्या होता है? कि एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी सोर्स जिसकी वजह से कोई लॉन्च व्हीकल किसी सैटेलाइट्स को ऊपर लेकर जाता है कि एनर्जी के फॉर्म में होता है। एनर्जी के फॉर्म मतलब फ्यूल विल टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे वो ऊपर जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर हम लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करें तो लॉन्च व्हीकल कई तरह के होते हैं। और लॉन्च व्हीकल के वैसे भी हम जनरेशन की बात करते हैं। पहली जनरेशन लॉन्च व्हीकल, सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल और फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल। फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को हम SLV कहते हैं, सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल को हम ASLV कहते हैं, थर्ड जनरेशन को हम PSLV कहते हैं, फोर्थ जनरेशन को हम GSLV कहते हैं। तो ये S हो जाता है, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखिएगा, दिस इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SLV होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV होता है, दिस इज द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये 4 जनरेशन के लॉन्च व्हीकल होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द वन इज SLV, सेकंड इज ASLV, थर्ड इज PSLV एंड GSLV। अगर हम बात करें तो आज ये दोनों के दोनों जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं ये यूज़ में नहीं लाए जाते हैं। ओके, लेकिन आपको यही बता दूं कि इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल जो यूज़ में लाया गया था उसका नाम था SLV-3। ओके, जो भेजा गया था 1980 में, है ना, यूज़ किया गया था। इसकी मदद से रोहिणी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में लगाया गया था। रोहिणी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में लगाया गया था। ओके, और यहाँ पर भारत ने एक कीर्तिमान हासिल किया था। पहली बार किसी उपग्रह को ले जाने के लिए सफलतापूर्वक इंडिया ने अपने लॉन्च व्हीकल को यूज़ किया था, अपने प्रक्षेपण को यूज़ किया था। इसके पहले जितने भी लॉन्च व्हीकल इंडिया ने यूज़ किए थे वो दूसरे कंट्री से हम लोग लेते थे और फिर उसकी मदद से हम उसको भेजते थे। तो ये काबिल तारीफ़ है दोस्त, जहाँ पर इंडिया खुद अपने ही लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर, ठीक है, अपने सैटेलाइट्स को भेजने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया था जब हमने आर्यभट्ट भेजा था, तो आपको याद होगा जब हमने आर्यभट्ट भेजा था तो आर्यभट्ट यानी 19 अप्रैल 1975। मैंने बोला था इस डेट को आप जहन में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जब कलेक्टर भी बनेंगे, है ना, और लोगों के सामने बैठकर कभी स्पीच ले रहे होंगे तो इसकी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। ये भारत का इतिहास है, ठीक है। ये कह लो कि अंतरिक्ष तकनीकी का आपका स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। यानी आपको आज़ादी मिली और पहली बार आप पृथ्वी के ऊपर आप अंतरिक्ष में उपग्रह को लगाए हो। और आपको मैंने बताया था कि जब 19 अप्रैल 1975 को जब हमने आर्यभट्ट लगाया था तो हमारे पास उस समय अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, इसके ठीक पीछे का लेक्चर सुनिएगा। हमने रशियन लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया था जिसका नाम था इंटरकॉस्मोस।
याद है ना, हमने रशियन लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया था। यानी कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पर भारत को सफलता मिल रही है अपने लॉन्च व्हीकल में, जिसका नाम है SLV-3, जिसकी मदद से 1980 में हमने रोहिणी भेजा है। ठीक है, इवन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, पता है। कलाम साहब जब कलाम साहब का कुछ आपको वीडियो है जो आपको वायरल मिल जाएगा कि जब इंडिया अपने लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग कर रहा था, तो हमारा पहला 1-2 जो मिशन था वो फेल हो गया था। तो जब फेल हो गया था, ठीक है, जब फेल हो गया था, तो उस समय काफ़ी कुछ मतलब जो हमारा टीम लीडर थे, मेरे ख्याल से दैट टाइम द टीम लीडर वाज शायद सतीश धवन ही रहे होंगे। ठीक है, तो सतीश धवन को जब उनके सामने जनता आती है तो सतीश धवन कहते हैं कि सारे के सारे फेल होने के पीछे जिम्मेदार मैं हूँ। ओके, कलाम साहब इस बात को बताते भी हैं, कोट भी करते हैं, यानी किस तरह से सतीश धवन साहब ने सारी की सारी पूरी टीम की नाकामी को खुद अपने सर पर ले लिया था। लेकिन वहीं जब अगले साल जाकर 1980 में जब इंडिया SLV-3 को सफल बनाता है, तब जाकर वहीं सतीश धवन सामने आते हैं और कहते हैं सारी जनता के सामने, भाई देखो, सारा कुछ जो कंट्रीब्यूशन है हमारी टीम का है और हमारी टीम की वजह से ही हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो ये कलाम साहब का कुछ वीडियो है दैट इज़ वायरल, आप सुन सकते हैं। मेरे गुरु भी रहे कलाम साहब, तो आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह के कलाम साहब मतलब व्यक्तित्व के धनी थे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऐसी कलाम साहब थोड़ी ना आज यूथ के लिए एक आइकॉन बने हुए हैं, ठीक है, चलेगा। तो कलाम साहब वही कहते हैं कि मतलब आज के जैसे अगर आप लोग आजकल के लोगों को देखो तो दे आर नॉट वेरी, मतलब अगर कोई अच्छी चीज़ हो जाती है नेता लोग तो वो अपनी तारीफ ले लेते हैं, अपनी तमाली लेते हैं, और अगर कुछ गलत हो जाती है दूसरों पर मर देते हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए सतीश धवन की क्या बात होती है, मतलब कलाम साहब आज भी उनकी रिस्पेक्ट कितनी करते थे, और वीडियो आपको मिल जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोग उस देखो को देखे हुए हैं। तो आपको ये समझा दिया मैंने बड़ी मुश्किल से। और आपको पता है जब SLV-3 लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे या कहीं फेसबुक पे या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप किसी बैलगाड़ी से सामान लेके जा रहे हो, कंधे पे सामान उठा के ले जा रहे हो, साइकिल पे उठा सामान ले जा रहे हो। एक्चुअल में दोस्त वो SLV-3 ही था, याद रखिएगा, वो SLV-3 ही था। और SLV-3 की मदद से जो हमने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, वो जगह थी, आप ऐसे शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, उसे कहते हैं थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। उसे थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, CENTRE, ठीक है, सेंटर, ठीक है, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग। आप में से कोई बता सकता है थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का बाद में नाम क्या चेंज हो गया था? थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का नाम आगे चलकर इसका नाम हम लोगों ने रख दिया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले दिन बताया था। यही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, केरला, यहीं से हमारे लॉन्च व्हीकल भेजे जाते हैं, सॉरी लॉन्च व्हीकल यहीं पर बनाए जाते हैं। तो इंडिया का लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट सेंटर क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो है वो पुराना नाम था, लेकिन आज भी जब SLV का नाम आता है तो वो थुम्बा ही लिखा होता है। लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता थुम्बा मतलब क्या, आज तो थुम्बा रह ही नहीं गया, आज वो बन गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और कुछ कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की थी। पर आज के संदर्भ में बात करें तो SLV कोई भी यूज़ में नहीं लाया जा रहा। काहे नहीं लाया जा रहा? उसके पीछे कुछ कारण भी है। SLV की पता क्षमता कितनी थी? SLV की क्षमता थी कि 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को लियो तक ले जाना। 40 से 50 किलोग्राम को लियो में ले, ये बताओ 40 से 50 किलोग्राम को लियो में मतलब क्या ले जा पाओगे? कुछ नहीं ले जा पाओगे आप लोग, क्योंकि 40 से 50 किलो में तो कुछ आता ही नहीं है ना प्रॉपर्ली। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ कुछ ले ही नहीं जा पाओगे, ठीक है, इसलिए इसको बाद में रिटायर कर दिया गया। वहीं पर अगर आप ASLV की बात करो तो यहाँ पे 40 से 50 किलो था SLV में, इसको तकरीबन 150 किलो के आसपास बोला गया। ये लगभग 150 किलोग्राम के आसपास के सैटेलाइट को लियो में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? लियो में ले जाएगा ये चीज़। लेकिन ये भी जो था, ये भी क्या था, ये इसको भी बाद में हटा दिया क्योंकि इसका भी कोई उस तरह का यूज़ नहीं है। भाई 150 किलो में क्या ले जाएगा? कुछ नहीं ले जाएगा। बाद में आता है PSLV और GSLV, और आज आपको लिटरली बताऊं तो PSLV और GSLV है जो इंडिया की शान है, और यही दो ऐसे हैं जो कि इंडिया के मैक्सिमम लॉन्च व्हीकल्स, मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं यही लेके जा रहे हैं, और आज भी लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये भी लेके जा रहे हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा हम लोग PSLV और GSLV के बारे में बात कर लेते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे PSLV के बारे में। देखो जो PSLV है ना, जो PSLV है, इसका पूरा नाम मैं लिखता हूँ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब वहीं दूसरा है जिसको हम कहते हैं GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये दो हो गए जो मैंने आपको बता दिया। द वन इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड सेकंड इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, एक्चुअल में ये 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल बोला जाता है, लेकिन जो GSLV होता है ना, वो 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल बोला जाता है।
वो 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। PSLV वो होता है जो कम वेट का, यानी लेस मास का अगर सैटेलाइट है, ठीक है, लेस मास का सैटेलाइट है और उसको मोर डिस्टेंस तक ले जाना है, या मोर मास का सैटेलाइट है, अधिक मास का सैटेलाइट है, लेस डिस्टेंस तक ले जाना है, ठीक है, लेस डिस्टेंस तक ले जाना है, तो वहाँ पर PSLV काफ़ी हद तक कारगर है। आपको पता है लगभग 1400, अगर मान लो 1750 किलोग्राम का सैटेलाइट है, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी जो है PSLV को 1750 किलोग्राम की है, तो 1750 में तो अधिक मास हो गया, तो लेस डिस्टेंस जाता है। लेकिन यहीं पर अगर 1450 किलोग्राम तक है, आप इसरो के उस पर जाइए, इसरो के साइट पर जाइए, उन्होंने लिखा और 1450 किलोग्राम तक का सैटेलाइट है, तो वो अधिक डिस्टेंस, यानी मिला जुला कर आपको बोलूँ तो PSLV की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आपको 1750 किलोग्राम दिखती है। लॉजिक देखिए ना, आपको 1750 किलोग्राम की दिखती है, ठीक है। वैसे आपको बताऊँ तो PSLV ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, शायद हम से काफ़ी बच्चे जानते होंगे, जैसे PSLV C11, मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे। PSLV C11 की मदद से हम लोगों ने चंद्रयान को सफल बनाया था। जो चंद्रयान गया था, चंद्रयान 1, मैं फिर बोलूँगा चंद्रयान 1 जो गया था, उसमें PSLV की ही देन है, PSLV C11 की मदद से। दूसरा जो PSLV है उसका नाम है PSLV C25। क्या है PSLV C25? PSLV C25 की मदद से गया था, वो मंगलयान गया था। कौन गया था? मंगलयान गया था, ध्यान रखिएगा, मंगलयान। तो अब आप खुद देखोगे कि मंगलयान 1 और चंद्रयान 1 को कहीं ना कहीं इसी ने PSLV ने ही सफल बनाया है। एक और PSLV है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं PSLV C30। शायद आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, और मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी रहा है इस पर 2015-16 में, एस्ट्रोसैट को लेकर। एस्ट्रोसैट एक ऐसा सैटेलाइट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट को ले जाने वाला जो था वो यही था दोस्त, यही था PSLV C30। तो ये कुछ लॉन्च व्हीकल्स हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो PSLV मैंने आपको बताया, PSLV C11 PSLV चंद्रयान 1 लेकर गया, PSLV C25 मंगलयान 1 लेकर गया, PSLV C30 जो एस्ट्रोसैट लेकर गया। तो ये आपके लॉन्च व्हीकल हैं जिसकी मदद से डिफरेंट सैटेलाइट्स लेके गए गए। अगर हम जियोस्टेशी की बात करें तो जियोस्टेशी तो काबिले तारीफ़ है। काबिले तारीफ़ इसलिए है क्योंकि आज तक GSLV से बेहतर कोई लॉन्च व्हीकल है नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अभी न्यूज़ में ये आया है कि इंडिया अब एक और तरह का लॉन्च व्हीकल बना रहा है जो कम भार के सैटेलाइट्स को ले जाने में प्रयोग में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि PSLV जो है काफ़ी महंगा पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और जब उससे सस्ते रेट में जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च, उसको बोलते हैं SSLV। अभी हाल ही में मैं ये न्यूज़ में रहा है, करंट अफेयर्स में रहा है, तो मैंने SSLV पर YouTube वीडियोस बनाए हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। तो भारत के पास एक और ऑप्शन जो है वो है SSLV का। तो SSLV का लेक्चर मैंने अभी YouTube पर बनाया है, तो दैट SSLV आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर दोस्त। लेकिन मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से SSLV और PSLV को अच्छे तरीके से समझ गए। वहीं अगर हम GSLV की बात करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में क्या होता है पता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। सुनिएगा, GSLV के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। इधर आइए, GSLV के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, ठीक है। GSLV हैव अ 3 वेरिएंट, जनरली 3 वेरिएंट्स आते हैं GSLV के नाम में। तो GSLV हैव अ 3 वेरिएंट्स। एक जिसको हम कहते हैं MK1, एक जिसे हम कहते हैं MK1, दूसरा जिसे हम कहते हैं MK2, GSLV MK2, और तीसरा जिसे हम कहते हैं GSLV MK3, GSLV MK3। तो GSLV के 3 वेरिएंट होते हैं, MK1, MK2 और MK3। MK1 में 2 होता है, एक होता है 1A और एक होता है 1B। एक होता है 1A और एक होता है 1B, यानी MK1 में भी 2 वेरिएंट होते हैं। 1A की जो क्षमता होती है पता कितनी होती है? 1500 किलोग्राम के सैटेलाइट को GTO में ले जाना। 1B की क्षमता होती है तकरीबन 1900 किलोग्राम के सैटेलाइट को GTO में ले जाना। अब आप ऐसे कुछ लोग पूछ सकते हो GTO का क्या मतलब होता है? GTO का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है वो 36,000 होती है, प्लस माइनस जो होती है 5000 से 6000 किलोमीटर के आसपास होती है। 5000 से 6000 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र। मैं लिख देता हूँ, जियो सिंक्रोनस। पीछे के लेक्चर अगर आप सुनते आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट ये हो गया आपको, दिस इज हियर इन दिस केस, ओके। वहीं पर अगर 19, अब देखो यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ PSLV की जो लिमिट है ना 1400, 1500, 1600, 1700, ठीक है, बस ख़त्म।
1450 किलोग्राम की दूरी, 1450 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को आधी दूरी तक ले जा रहा था। यहाँ देखो, यहाँ तो मतलब कितनी ले जा रहा था, ठीक है, जितनी था। अब यहाँ देखो 1500 किलोग्राम तो शुरुआत है MK1 की। यानी कहने का मतलब है PSLV जिसके बाद कहता है आई एम सॉरी, GSLV उसके बाद कहता है आई एम वेरी हैप्पी, आप दीजिए मुझे। यानी GSLV की क्षमता वहाँ से शुरू होती है जहाँ PSLV की क्षमता बंद हो जाती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बताऊं जो चंद्रयान और मंगलयान भेजा गया था, आपको एक बात बता दूं, चंद्रयान को जो मास था वो लगभग 1380 किलोग्राम का था। तो अब खुद आपको दिख रहा होगा सर 1450 से कम था, डेफिनेटली। और जो मंगलयान गया था उसका भी तकरीबन जो मास था 1350 किलोग्राम के आसपास था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चंद्रयान है और ये मंगलयान। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि सर चंद्रयान और मंगलयान के जो मास थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ MK2 की बात करें, MK2 में दो तरह के कंसेप्ट हो सकते हैं। अगर आप 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जाते हैं, अगर आप 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता वाला कोई लॉन्च व्हीकल चाहते हैं तो इसको ले जाइए आप GTO में। GTO का मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। और अगर आप है ना, सॉरी 2500 है, 25,000 नहीं है, इट इज़ अ 2500 किलोग्राम। और वहीं अगर आप 5000 किलोग्राम कर देते हैं, वहीं अगर आप 5000 किलोग्राम कर देते हैं तो 5000 किलोग्राम के लिए जो डिस्टेंस होता है वो करीब हो जाता है, दैट इज़ द लियो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। तो 5000 किलोग्राम में हो जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, लियो ऑर्बिट। MK3 में अगर बात करें तो MK3 की क्षमता होती है लगभग 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को, लगभग 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को GTO में ले जाना, GTO में ले जाना। और वहीं अगर आप 8 टन से, 8 टन का मतलब होता है 8000 किलो, 8 से 10 टन का अगर आप करते हैं, 8 से 10 टन का अगर आप मास कैरी करते हैं तो ये उसको ले जाता है पास, जिसको हम कहते हैं लियो ऑर्बिट। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके, अगर मास ज़्यादा है तो दूरी कम है, मास ज़्यादा है तो दूरी कम है, मास कम है तो दूरी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, मास कम है तो दूरी ज़्यादा है GTO, और मास ज़्यादा है तो दूरी कम है लियो। अब क्या होता है लियो, क्या होता है GTO, अब ये आपके ऊपर है। आपने पीछे के लेक्चर मेरे सुने हैं नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम, मैंने आपको ये चीज़ें वहाँ पर करा दी हैं, ठीक है, मैंने आपको ये प्रॉब्लम वहाँ पे करा दी है। ओके, मैंने आपको चीज़ें करा दी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, पता है जो सुनने में क्या आ रहा है कि जो हमारा, ठीक है सुनिएगा, एक शुक्रयान मिशन आपने सुना होगा, शुक्रयान, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। शुक्रयान, ये जो शुक्रयान मिशन है ना, शुक्रयान मिशन, जो शुक्रयान मिशन है, वो शुक्रयान मिशन सुनने में ये आ रहा है कि वो GSLV MK2 की मदद से जाएगा, ठीक है, GSLV MK2 की मदद से शुक्रयान जाने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा ये क्या नाम है, चंद्रयान 2, शायद आप ऐसे काफ़ी लोग जानते हैं चंद्रयान 2, ठीक है, देखिएगा चंद्रयान 2, ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 किसकी मदद से गया है, आई होप यू नो वेरी वेल, PSLV C11, क्योंकि उसका मास जो था वो कितना था, 1380 किलोग्राम। और चंद्रयान 2 जो है वो किसकी मदद से गया, आपको पता है चंद्रयान 2 जो गया है वो GSLV MK3 M1 की मदद से गया है। उसका पूरा नाम है GSLV, मैं लिख देता हूँ GSLV, ये G है दोस्त, है ना, GSLV MK3 M1। अभी काफ़ी स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसका नाम है GSLV MK3 M1, उसका पूरा नाम है GSLV MK3 M1। तो वो GSLV MK3 M1 की मदद से भेजा गया है। और क्यों GSLV MK3 M1 की ज़रूरत लगी, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है, टोटल मास जो है वो 3877 kg है। कितना है, 3877 kg। और 3877 kg में देखो PSLV तो कहेगा ही आई एम सॉरी, मैंने आपको क्या बोला था, PSLV की क्षमता कितनी है, 1450 1750 है, ये सब लॉजिक है दोस्त। लेकिन वहीं पर GSLV का देखो तो 3877 kg के आसपास है उसकी कैपेसिटी। तो ये है लॉजिक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता है भविष्य में हमारा जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है, ये आपको बता देता हूँ, भविष्य में जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है, भविष्य में जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है, ओके, स्पेस स्टेशन, और उसका जो ईयर है आपको बताऊँ 2030 की बात हो रही है। इंडिया जो है 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, और जो स्पेस स्टेशन बनाएगा उसका टोटल मास जो होगा वो 20 टन होगा। जो न्यूज़ आया हम वो बता रहे हैं, टोटल 20 टन होगा, ठीक है, 20 टन। 2020 में तो ये क्वेश्चन आपके मुख्य परीक्षा में भी रहा है, इसका जो मास होगा वो 20 टन होगा, 20 टन होगा, ठीक है। 20 टन का मतलब होता है 20,000 किलो। तो स्पेस स्टेशन जो हम बनाने वाले हैं वो है कि वो किसकी मदद से बनेगा, पता है, स्पेस स्टेशन भी MK3 की मदद से ही बनेगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन ज़्यादा दूर पे नहीं होता है, ठीक है। स्पेस स्टेशन करीबन 400-500 किलोमीटर की हाइट पे होता है, और 400-500 किलोमीटर की हाइट को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, लियो ऑर्बिट कहते हैं। तो 400-500 किलोमीटर की हाइट को हम क्या कहते हैं, लियो ऑर्बिट कहते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, ओके। इवन जो गगनयान मिशन है, आपको भी बता दूं, गगनयान एक तरह का शटल है। आई थिंक आप में से काफ़ी बच्चे जानते हैं गगनयान क्या है। गगनयान भी वो चीज़ है,
वो एक स्पेस मिशन है जो ह्यूमन को ऊपर स्पेस में ले जाने की बात हो रही है, गगनयान। और गगनयान के केस में मैं आपको एक बात और बता दूं, गगनयान के केस में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गगनयान आप सबको पता है ये पहला मैन मिशन है जो इंडिया भेजने जा रहा है। और गगनयान में भी आपको बताऊं तो काफ़ी अच्छा खासा भार को हम लोग 400-500 किलोमीटर की हाइट पर, यानी लियो पर यहाँ भी बात हो रही है। चाहे हम स्पेस स्टेशन की बात करें, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, या फिर अपना भारत का जो गगनयान मिशन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों लियो पर ही होने वाले, और दोनों का दोनों भार बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस केस में GSLV MK3 एक भविष्य के रूप में दिख रहा है। चीज़ों को समझिएगा, GSLV MK3 का फ्यूचर यहाँ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ और बता दूं जो कि बड़ा स्पेसिफिक है GSLV के बारे में, इधर आइए। GSLV के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़रा समझिएगा। अगर हम GSLV की बात करें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो इसके जो पहले 2 स्टेज होते हैं ना, फर्स्ट टू स्टेज जो होता है GSLV का, फर्स्ट 2 स्टेज जो प्रोपेलेंट का होता है वो लाइक टू PSLV होता है। तो फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ GSLV आर लाइक टू PSLV। बट जो तीसरा स्टेज होता है ना GSLV का, थर्ड स्टेज, ये स्टेजेस सारे के सारे प्रोपेलेंट के स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस होते हैं? प्रोपेलेंट के स्टेज होते हैं। प्रोपेलेंट मतलब वही जो फ्यूल वगैरह चलता है किसी लॉन्च व्हीकल के अंदर, तो वो थर्ड स्टेज की बात होती है। और थर्ड स्टेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हैं। यहाँ हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में भी, है ना, एक टॉपिक पढ़ाया था क्रायोजेनिक इंजन। आपको पता होगा जब मैंने आपको वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बात किया था, डू यू रिमेंबर? आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद है। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही कूद के आते हैं। अब मैं आपको बोला हूँ कि मेरे पूरे सीरीज़ को अभी क्रम में सुनिएगा। तो मैंने कहा था कि वासेनार अरेंजमेंट में डुअल यूज़ गुड के अगेंस्ट में बात हुई थी। डुअल यूज़ गुड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको आप 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से 2 जगह अगर गलत जगह भी इसका यूज़ हो सकता है तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे क्रायोजेनिक इंजन, मैंने आपको बोला था कि क्रायोजेनिक इंजन का भारत को ज़रूरत कहाँ थी? GSLV जैसे रॉकेट में लगाने की, GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल में लगाने की। क्यों? क्योंकि GSLV जैसे रॉकेट या लॉन्च व्हीकल की मदद से हम लोग सैटेलाइट को भेजना था, और हमारे पास शुरुआत में अच्छी क्वालिटी का क्रायोजेनिक इंजन था नहीं, आप जानते हैं। इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए आप लोगों को पता होगा, मैंने पूरी स्टोरी समझाई थी। शुरुआत में भारत गया था अमेरिका के पास, लेकिन अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया था। बाद में इसी क्रायोजेनिक इंजन को हम लोगों को रशिया से मिला था। ओके, यही क्रायोजेनिक इंजन जो है ये डुअल यूज़ गुड भी हो सकता है, क्योंकि इस क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ हमने तो GSLV के लिए यूज़ किया था, क्योंकि GSLV की मदद से हमें सैटेलाइट भेजना था। हमें क्या भेजना था? सैटेलाइट भेजना था। लेकिन यहीं पर ये काम जो है, यहीं पर ये जो काम है, ये जो काम है, ये यहीं पर आपको बताऊं मिसाइल के लिए भी हो सकता था। तो मिसाइल के लिए हो सकता था, तो मिसाइल से तो आपको मैंने पीछे भी बताया है कि मिसाइल से वॉरहेड जाता है। वॉरहेड का मतलब होता है गोला बारूद। मिसाइल से क्या जाता है? वॉरहेड। तो अब ये बताओ, चाहे आप उससे क्या ले जाइए, चाहे आप उससे सैटेलाइट ले जाइए और चाहे उससे गोला बारूद ले जाइए, दोनों के केस में है क्या? GSLV। तो ये थोड़ा खतरनाक, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 2 स्टेज और ये हो गया थर्ड स्टेज। ओके, फर्स्ट 2 स्टेज हो गया और ये हो गया थर्ड स्टेज, यू पीपल रिमेंबर। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हो गया पहला 2 स्टेज और यहाँ पे हो गया तीसरा स्टेज। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? देखो, क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। कहीं भी आज अगर क्रायोजेनिक तो उसका मतलब याद रखना, लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ऐसी तकनीकी जहाँ पर कम तापमान का यूज़ हो रहा हो, लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जहाँ पर कम टेम्परेचर का यूज़ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं, वो होता है क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक का मतलब हुआ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। एवरीबडी रिमेंबर हियर। क्रायोजेनिक इंजन में हम करते क्या? यहाँ पे हम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन के फॉर्म में। और बताया इसको -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है। देखिए, -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने आप से समझ आ रहा है कितना कम टेम्परेचर है, जिसके अंदर हम क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हम हाइड्रोजन को गैस के फॉर्म में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में ले जाते हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है गैस के फॉर्म में होता है, और गैसीय नेचर के फ्यूल को ले जाना बड़ी दिक्कत होती है। ये चीज़ मैं आपको पीछे एनर्जी में समझा चुका हूँ। दिस इज द रीज़न यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन के अंदर जब हम फ्यूल को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को, तो उसको हम सॉलिड या लिक्विड, हम उसको क्या करते हैं? गैस के फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम लिक्विड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा जानने की। और लिक्विड के फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो गैस डेंस होकर लिक्विड बन जाएगा। गैस होगा डेंस होकर क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। और क्रायोजेनिक इंजन के टाइम में बहुत सारी इशू पे हुआ था जिस पे बात नहीं करनी है, लेकिन एक लाइन में बता दूं, जब इंडिया को जब रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन दिया था, तो अमेरिका ने रशिया से पूछा भी था कि भैया तुम क्रायोजेनिक इंजन इंडिया को क्यों दे रहे हो? तो रशिया ने कहा था कि मैंने टेक्नोलॉजी नहीं दी है, मैंने सिर्फ इंजन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इस क्रायोजेनिक इंजन को अपने घर में बनाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ये कहा था। किसने कहा था? ये बात कही थी रशिया ने।
और ये बात सही है। लेकिन आज आपको बताऊं तो इंडिया ने 2014 में आई थिंक है ना, एक लॉन्च व्हीकल, इसका नाम है GSLV D5। GSLV D5 GSLV D5 इस GSLV D5 की मदद से भारत ने GSLV D5 की मदद से एक सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था GSAT-14। GSAT-14 डेट बहुत ज़्यादा मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि शायद 5 जनवरी 2014 या 15 था। और वहाँ पर हमने GSLV D5 के अंदर हमने सक्सेसफुली इंडिजीनस क्रायोजेनिक इंजन लगाया था। इंडिजीनस क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है ऐसा क्रायोजेनिक इंजन जो भारत में बना था। तो सबसे पहली बार इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली जो लगाया गया, किसमें लगाया गया? GSLV D5 के अंदर लगाया गया 2014-15 के आसपास, और ये भारत ने इतिहास रचा। यानी कहने का मतलब है कि अब हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू कर लिया है, जो हम इस क्रायोजेनिक इंजन में लगाते हैं, सॉरी GSLV में लगाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ बनाते हैं इसके बारे में हमने पीछे बात कर ली थी जब मैं इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ा रहा था। क्या नाम है उसका? LPSC। आपको याद होगा LPSC। LPSC मतलब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। क्या नाम है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ये महेंद्रगिरी है, तमिलनाडु में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भरपूर तरीके से आपको LPSC वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करा दी हैं। ठीक है, मैंने आपको करा दिया। क्रायोजेनिक इंजन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने वैसे क्रायो टाइप ऑफ टर्म कई जगह पे आते हैं। एक टर्म आता है क्रायो प्रिजर्वेशन भी। जब आपको इन्वायरमेंट जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ मैं इस शब्द का नाम लेता हूँ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम लेता हूँ? क्रायो प्रिजर्वेशन। ध्यान रखिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। सो नाम क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए, कम तापमान पर हम क्या करते हैं, किसी जीनोम, स्टेम सेल वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वैसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको प्लस में पढ़ा रखा है अंडर द केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ओके एवरीवन, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो लॉन्च व्हीकल के बाद अब हम चलते हैं आगे, और हमारा डिस्कशन है आगे, दैट इज़ अ जेट इंजन टेक्नोलॉजी। देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं जेट इंजन के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं जेट इंजन के बारे में। देखो, जेट इंजन जो होता है और एक होता है कन्वेंशनल प्लेन। हम दो चीज़ें ले लेते हैं। एक होता है कन्वेंशनल प्लेन जो नॉर्मल प्लेन होता है, दूसरा जिसे हम कहते हैं जेट प्लेन, या जिसमें जेट इंजन लगा होता है। कन्वेंशनल प्लेन की जो हाइट होती है जिसमें हम लोग आते जाते हैं, ज़्यादा नहीं होती। उसको मान लीजिए ट्रोपोस्फियर होती है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटोस्फियर तक जाता है। NCERT में लिखा हुआ है कि जो कन्वेंशनल प्लेन होता है वो स्ट्रेटोस्फियर की हाइट पे जाता है। हम आज भी उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने ये चीज़ लिखी हुई है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जनरली कन्वेंशनल प्लेन ट्रोपोस्फियर में होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल उसके ऊपर कभी कभी रहता है, लेकिन अक्सर नहीं रहता है। ज़्यादातर कन्वेंशनल प्लेन आपको 15 किलोमीटर की हाइट के अंदर ही मिल जाते हैं। ट्रोपोस्फियर 15 के बाद आपका 15 किलोमीटर से लेकर अर्थ के सरफेस से लगभग 80 किलोमीटर तक की हाइट पे आपको स्ट्रेटोस्फियर मिल जाता है। लेकिन अगर हम जेट इंजन की बात करें, जेट प्लेन की बात करें, तो जेट प्लेन मूव वेरी इजली एंड स्मूथली। याद रखेगा, मूव वेरी इजली एंड स्मूथली, okay, very easily and smoothly in स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन, है ना। बहुत आसानी से स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन पे ये चलते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन क्यों स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन पे होते हैं? सीधा बता दूं, क्योंकि यहाँ पर शांत जगह होती है। इट्स अ साइलेंट जोन होता है, यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस नहीं होता। साइलेंट का मतलब होता है नो टर्बुलेंस तो नहीं लिखूंगा, लेकिन लेस टर्बुलेंस लिखूंगा। यहाँ पे टर्बुलेंस कम होते हैं, काफ़ी शांत एरिया होता है। आपको बताऊंगा, एक बलून है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट लून, वो भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, पर वो चीज़ आएगी आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून होता क्या? पता प्रोजेक्ट लून क्या होता है? प्रोजेक्ट लून में क्या करते हैं आपको यहीं पे बता दूं, एक बलून को लेकर ऊपर ले जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर पर। स्ट्रेटोस्फियर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही शांत एरिया होता है, और उस बैलून में हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे छोटे मोटे एरिया में हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहाल कर सकते हैं। कल को मान लो कोई डिजास्टर हो जाए या कुछ हो जाए, हमारा पूरा का पूरा मोबाइल सिस्टम और लैंडलाइन सिस्टम फेल हो जाए, डैमेज हो जाए, तो घबराइए नहीं, ये बलून ऊपर जाएगा और उसकी मदद से उस पूरे के पूरे एरिया में क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा देगा। और ये अच्छी चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों है आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें रहेंगी तभी जाकर हम लोग क्या होंगे, इमरजेंसी कंडीशन में, डिजास्टर कंडीशन में हम लोग सेफ रहेंगे, है ना। हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट लून, ठीक है, ये एनर्जी चैप्टर नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि जब हम जेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ और आती है, उसको हम कहते हैं रॉकेट।
जरा ध्यान रखिए, रॉकेट और जेट की बात करें। देखिए याद देखिएगा, रॉकेट जो होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर के भी ऊपर जाता है। यानी रॉकेट ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इसलिए रॉकेट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी लेके चलना होता है। याद रखिएगा, रॉकेट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी लेकर जाता है। रॉकेट ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, क्योंकि वो 36,000 और ऊपर निकल रहा होता है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन जेट इंजन, अगर मान लीजिए कन्वेंशनल प्लेन है या जेट प्लेन है, इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन के को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी हाइट वहीं तक होती है जहां तक ऑक्सीजन होता है। इसका सीधा मतलब लॉजिक आपको दे दिया कि स्ट्रेटोस्फीयर तक ऑक्सीजन पाया जाता है। और आपने अगर मेरी एनवायरमेंट की क्लास पढ़ी तो आपको पता होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन होता है, इसीलिए वहां पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है ना। तो ओजोन का फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में इसीलिए होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन के गैसेस होते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के गैसेस होते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेट इंजन की अगर हम बात करें तो जेट इंजन 3 तरह के होते हैं। सुनिएगा, जेट इंजन 3 तरह के होते हैं जनरली। एक जिसको हम कहते हैं टर्बोजेट, दूसरा जिसको हम कहते हैं रैमजेट, और तीसरा जिसको हम कहते हैं स्क्रैमजेट। सो 3 होते हैं, एक होता है टर्बोजेट, एक होता है रैमजेट और एक होता है स्क्रैमजेट। ठीक है, स्क्रैमजेट में क्या होता है, एस और सी जो होता है वो किसी चीज़ों को डिनोट करता है। एस का मतलब होता है सुपरसोनिक, एस का मतलब क्या होता है, सुपरसोनिक। सी का मतलब होता है कंबशन, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, ये पूरा नाम है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट का पूरा नाम क्या है, सुपरसोनिक कंबशन। असल में होता क्या है, रैमजेट को ही थोड़ा और मॉडिफाई किया जाता है तो बन जाता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। टर्बोजेट की जो हाइट होती है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की हाइट होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस और मान सकते हैं। रैमजेट को ले लीजिए तो तकरीबन आपको 25 से 30 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाती है, किलोमीटर की हाइट है। और स्क्रैमजेट जो है वो आपको तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की हाइट तक, 55 किलोमीटर तक की हाइट तक आपको क्या मिल जाता है, स्क्रैमजेट। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो जेट प्लेन होते हैं वो कितनी हाइट पर होते हैं, एक्चुअल में वो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। एक्चुअल में कहाँ होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। वो कहाँ होते हैं, दे आर ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर। वो कहाँ होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जहाँ तक ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अप टू स्ट्रेटोस्फीयर का जोन कितना मैंने अभी बोला था, 15 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के हाइट तक जनरली स्ट्रेटोस्फीयर बोला गया है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज में थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो जाए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप लोग फैट को लेके उसको ब्रह्मा जी की लकीर बनाते थे, इस किताब में यही लिखा तो यही सही होगा। इस तरह की चीज़ों को हमेशा फ्लक्चुएट रखिएगा। टर्बोजेट एक ऐसा इंजन होता है जो जनरली आपकी जो प्लेन होती है उसकी स्पीड को सबसोनिक तक पहुंचा देता है। रैमजेट की वजह से जो स्पीड होती है वो सुपरसोनिक तक जाती है, और जो स्क्रैमजेट है उसकी वजह से जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक तक जाती है। वो कहां जाती है, हाइपरसोनिक तक जाती है। यहां तक कि 25-25 मैक, 40-40 मैक की बात होती है, स्क्रैमजेट से हाइपरसोनिक तक जाती है। इतना तो जरूर आपको तय हो गया होगा कि सबसोनिक सबसे कम स्पीड है, सुपरसोनिक उससे ज़्यादा स्पीड है, हाइपरसोनिक उससे भी ज़्यादा स्पीड है। लेकिन मैं इसको आपको और क्लियर कर देता हूँ। असल में क्या होता है, एक वैल्यू है जिसको हम कहते हैं मैक नंबर। यहीं पे थोड़ा सा एक फिजिक्स है, छोटा सा फिजिक्स आपको तो मैक नंबर है ना। मैक नंबर होता क्या है, 1 मैक नंबर इज इक्वल टू होता है 1 मैक इज इक्वल टू होता है 332 मीटर पर सेकेंड। एक मैक की वैल्यू कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और ये 332 मीटर पर सेकेंड कहाँ से दी गई है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सुनिएगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है, ध्यान रखिएगा, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है उसको हम इन एयर है ना, जो एयर होता है उसको हम कहते हैं मैक नंबर। अगर स्पीड 1 मैक से कम है, लेस देन 1 मैक है, यानी 332 मीटर पर सेकेंड से कम है ना, तो वो कहलाता है सबसोनिक। वहीं पर स्पीड 1 मैक तक हो गया ना, अगर 1 मैक से ज्यादा हो गया, ठीक है, और अप टू 5 मैक हो गया, 5 मैक तक, ठीक है, अप टू 5 मैक हो गया, ठीक है, 5 को ट्रांजेक्शन ही मारिए तो उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक।
और जैसे ही 5 या 5 मैक्स से प्लस हो गया तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक। इसका मतलब सीधा आपको समझ में आ गया कि सब सोनिक का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकेंड से कम, सुपरसोनिक का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, और हाइपरसोनिक का मतलब 5 मैक तक, यानी 5 गुना तक जा सकता है, 5 टाइम्स तक, और 5 टाइम्स से ज़्यादा हो गया तो वो आ जाता है हाइपरसोनिक। सोचो सुपरसोनिक में 24 मैक तक की बात हो रही है। पता है इंडिया को जो रैमजेट इंजन मिला है ना ज़्यादातर, जैसे इंडिया ने रैमजेट इंजन का यूज़ किया है, कई जगह किया है। जैसे जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, आपको बताऊँ ब्रह्मोस मिसाइल, जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस 1 की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मोस 1 में भी हम लोगों को रैमजेट इंजन की हेल्प लेनी पड़ी थी, किससे? रशिया से। और एक इंडिया का मिसाइल है जिसका नाम है आकाश, शायद आपने सुना होगा आकाश मिसाइल। थोड़ा सा हम लोग डिफेंस में बात करेंगे, आकाश मिसाइल। ये आकाश मिसाइल भी जो है इस केसेस में भी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था, रशिया की हेल्प ली थी। तो हमारे ब्रह्मोस 1 और आकाश मिसाइल में ऑलरेडी रैमजेट इंजन का यूज़ हो चुका है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ओके, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो ये पूरा का पूरा जेट इंजन टेक्नोलॉजी था जो मैंने आपको इस लेक्चर में करा दिया। आगे आपको मिशंस वगैरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल जो भी है, मैं आपको पहले बता दूं, जो टेलीग्राम लिंक है यहाँ पर जुड़े रहिए। यहाँ पर सारे के सारे PDF और प्लस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर दे दी जाती है। जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर आता है तो आपको यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p2010 पर मेरा प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं और प्लस के अलावा आपको यहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। रवि UPSC मेरा कोड है, रवि UPSC मेरा कोड है, ठीक है। जब भी आप कोई कोर्स यूज़ कर कोई भी कुछ अगर कोर्स लेना है तो आपको रवि UPSC कोड यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट दे दिया जाता है। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको फिर बोलूँगा, दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एक मेंटरशिप दी जाती है, यानी एक ट्यूटर आपको मिल जाता है और आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में, स्टडी प्लानिंग में, ओपन हाउस एजुकेटर के साथ आपके साथ मिलकर यहाँ पे डिस्कशन होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कभी कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, घरों में कोई इस तरह समझाने वाला नहीं है सिविल की परीक्षा के लिए कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको मेंटरशिप की काफ़ी हेल्प मिल जाती है और लाइव सेशन यहाँ पर आपको मिलता भी है। तो इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी पर अगर आपको या तो आपको प्लस लेना है या आइकॉनिक, लेकिन फिर मैं बोलूँगा आइकॉनिक इज़ द बेस्ट वन। अगर आपको कोर्स लेना है जनरल स्टडीज़ के लिए तो जो भी आप फीस देख सकते हैं उसमें अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। यही डिस्काउंट आपको अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी लेते हैं, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेते हैं तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है थ्रू रवि UPSC के कोड से। अनअकैडमी आपको 0% पर लोन भी देता है, लोन देता है 0% इंटरेस्ट रेट पर, कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है। और एक्चुअल में ये इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लीजिए काफ़ी लोगों के साथ फाइनेंशियल क्रंच रहा है कोविड में, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जो अनअकैडमी यहाँ पर भी आपको दे रहा है। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि एक नया है, लेकिन अनअकैडमी बहुत ही सक्सेसफुल है। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियरेंस के लिए है ना यहाँ पर जो मेंटोर होते हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं। एक के साथ मेंटोर यहाँ पे कनेक्ट होता है, आपके साथ आपके डाउट डिस्कशन स्ट्रैटेजी वगैरह, और इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ की जाती हैं। काफ़ी अच्छा इसमें आपके पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिए जाते हैं, स्टडी प्लानिंग में काफ़ी हेल्प होती है और कोशिश की जाती है कि आप इसके लैंग्वेज में ही आपके ही लैंग्वेज में कोशिश की जाए, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आपको सेशन पहले से बुक करना होता है। रिमेंबर गाइस, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी पर आपको दिया जाता है। इस स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ 2022 के लिए हो रहा है। 15 मिनट में 15 प्रश्न लेकर हम लोग आते हैं और ये मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट को लेकर हम लोग कवर करते हैं ठीक 10 बजे मॉर्निंग में। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पूरा का पूरा MCQ बेस होता है, UPSC पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है आपके हर क्वेश्चंस का, और प्लस यहाँ पर कोशिश की जाती है कंसेप्ट और फैक्ट के साथ, जैसे UPSC के क्वेश्चन पेपर की डिमांड होती है उस तरह का पेपर बनाकर देना। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज़ भी है जो UPSC CSC के लिए, और हिंदू और CSAT से जुड़े हुए जो टेस्ट होते हैं वो भी हम आपके साथ जुड़ते हैं। वेडनेसडे को 10:30 बजे, सैटरडे को 4 बजे, जहाँ पर सौरव सर और मधुकर सर आप लोग की क्लासेस लेते हैं हिंदू और CSAT के जुड़े हुए। 15 मिनट से 15 क्वेश्चन लेके हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके डिस्कशन होते हैं, तो इसे भी ज्वाइन करना मत भूलेगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेरा जो कोर्स है वो अनअकैडमी पर ऑलरेडी साइंस टेक और साइंस टेक के साथ इन्वायरमेंट दोनों ही लॉन्च हो गया है। साइंस टेक का एक सेशन जो है वो पूरा हो चुका है। इन्वायरमेंट का जो अगला सेशन है वो मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑन 10 मार्च 2022। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलेगा। प्लस पर सारी क्लासेस है। 21 दिसंबर से साइंस टेक की क्लास स्टार्ट हुई जो अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आप प्लस पर मेरे कोर्सेज या आइकॉनिक कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब UPSC CSC का जो अगला बैच है वो 25 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, जो 2022 और 2023 के लिए 20 GSC किताबें हैं जो आपको दी जा रही हैं यहाँ पर। ये डिफरेंट तरह के बाइलिंगुअल इंग्लिश है ना, ये हर लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। अंत में आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई
किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई कोर्स के सब्सक्रिप्शन को लेना या कोई लेटेस्ट ऑफर जानना है, तो आप इनमें से दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7825860259। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा आपकी हेल्प के लिए भी। और जब भी आपको कोड यूज़ करना है तो रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करेंगे। अंत में चलते ले दोस्त, इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को ले लें। तो चलिए अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। लेसन नंबर 7 में कुछ स्पेस मिशंस को लेकर मैं आप सबके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।